मंत्री हैं और दूसरे पंजाब के सुपर सीएम हैं और ये दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं। और अब ये बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं। आज पंजाब में 3 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मोर देन 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आज पंजाब में अलग अलग जगह धरना कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी तक उनका डीए पंजाब की भ्रष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं क्लियर किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन 3 लाख एम्प्लॉइज जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, इनमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कई महिलाएं भी हैं। मोर देन 30 to 35% आर विमेन। और ये सब यही कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने, भले वो हॉस्पिटल का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, भले वो टीचिंग स्टाफ का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अक्रॉस सेक्टर सब ये कह रहे हैं कि हमसे झूठ बोला गया। आम आदमी पार्टी ने 18% डीए का वादा किया और अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए आम आदमी पार्टी क्लियर नहीं कर पा रही। दोस्तों, बात बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है और बात जो है वो काफी गंभीर है और बात पंजाब की है, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा था, ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी पंजाब को लूट रही है। पंजाब में 31,370 गवर्नमेंट टीचिंग पोस्ट वेकेंट है, 2,424 कॉलेज यूनिवर्सिटी पोस्ट वेकेंट है, 2,952 गवर्नमेंट पोस्ट जो है हायर एजुकेशन के अंदर वेकेंट है, 40% से ज्यादा गवर्नमेंट टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर पोस्ट वेकेंट है। और पंजाब के अंदर जो सरकारी एम्प्लॉइज हैं, जो पद पे हैं, उनको डीए नहीं मिल पा रहा है। इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि पंजाब के मान और सम्मान के साथ में अगर कोई खिलवाड़ कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार कर रही है। सो ऑन वन हैंड दे आर नॉट एबल टू पे द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, दूसरी तरफ यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है। आप सबको याद होगा, ये आम आदमी पार्टी के खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कांग, ये कह रहे हैं कि म्यूनिसिपल मोहाली अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भ्रष्टाचार चल रहा है। आम आदमी पार्टी ओन एमपी इज एडमिटिंग देयर इज करप्शन विच इज टेकिंग प्लेस। तो जितना पैसा जो सरकारी कर्मचारियों को देना था, वो आम आदमी पार्टी की ये भ्रष्ट सरकार अपने नेताओं के लूट के व्यापार के अंदर लगा रही है। सो द सेम मॉडल दैट द आम आदमी पार्टी फॉलोड इन दिल्ली, जहां दिल्ली में शीश महल बनाया, केजरीवाल और गैंग भ्रष्टाचार कर रहे थे और दिल्ली की जनता को बेनिफिट नहीं मिल रहा था, ठीक वही मॉडल आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर लागू कर रही है, जहां केजरीवाल मान और पूरी भ्रष्टाचार कंपनी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। दे आर डीप इंग्रेन्ड इन करप्शन और दूसरी तरफ सरकारी एम्प्लॉइज को डीए नहीं मिल रहा है और साथ में पद खाली है। ऐसी स्थिति पंजाब की कभी नहीं हुई दोस्तों, और इसीलिए आज पंजाब पे, हर पंजाब के व्यक्ति पे आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट सरकार और जो सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल है, उन्हें पंजाब के हर व्यक्ति पे 1,23,000 का डेट चढ़ाया है। आज पंजाब के हर व्यक्ति पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसी भ्रष्टाचार की वजह से डेट चलाया है। So the situation in Punjab is extremely dire and now people are coming on streets and exposing it, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को डीए नहीं मिल पा रहा है, अधिकतर कर्मचारियों के गवर्नमेंट के पद खाली हैं और साथ में आम आदमी पार्टी के खुद के एमपीज ये एडमिट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल सुपर सीएम के कहने पे उनके कठपुतली सिर्फ और सिर्फ, बाकी सब मिलकर सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। मेरा सीधा सवाल आम आदमी पार्टी की सरकार केजरीवाल से है, जिसके काफिले के अंदर पंजाब के एक्सचेकर के करोड़ों रुपए खर्च होते, जो 40-40 गाड़ियों के साथ घूम रहे हैं।
कि 20,161 करोड़ जो डीए पंजाब के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पेंडिंग है, वो आम आदमी पार्टी की आपदा, जो पंजाब पे एक आपदा बन चुकी है, जैसे वो दिल्ली पे आपदा थी वैसे वो पंजाब के ऊपर एक आपदा बन चुकी है। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का डीए अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार कब क्लियर करेगी? दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या डीए नहीं क्लियर करने के वजह से किसी की सरकार के अंदर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी कि या ये शीश महल वाले जैसे पहले शीश महल में दिल्ली में लिप्त थे, एंजॉय करते थे, बस वो अपनी शीश महल वाली जिंदगी में पंजाब में एंजॉय होंगे? Who will pay the price for not paying the DA of the government employees in Punjab on time? Buck stops with the Chief Minister of Punjab. इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए, अपने पीआर स्टंट बंद करने चाहिए। और दोस्तों, ये पीआर स्टंट हर तरफ दिख रहे हैं। आप सबको याद होगा कि केजरीवाल को अभी अभी एक फेक न्यूज फैलाते हुए पकड़ा गया था, जब अरविंद केजरीवाल को वहीं के लोगों ने कहा कि भाई आपके स्कूलों की स्थिति क्या है? फजलका के अंदर आपने वादा किया था एमिनेंट स्कूलों का, और आपके स्कूलों में ना बेंच है, ना रूफटॉप है, ना टीचर है। दिस इज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। और ये सब के कारण दोस्तों, आज पंजाब में स्थिति ये ध्यान से देखिए क्या है कि पंजाब के ऊपर पंजाब की प्रति व्यक्ति आय घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूरा पैसा पंजाब का आम आदमी पार्टी के नेता अपने भ्रष्टाचार और अपनी लैविश जिंदगी और केजरीवाल के काफिले के अंदर वेस्ट कर रहे हैं। द ओनली क्वेश्चन एंड अ डायरेक्ट क्वेश्चन टू द सुपर सीएम ऑफ पंजाब Arvind Kejriwal is, when are you clearing the DA of more than 3 lakh government employees? 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों का डीए अरविंद केजरीवाल जी, आपकी भ्रष्ट सरकार जो आज पंजाब पे आपदा बन चुकी है, कब क्लियर करेगी? अगर ये डीए 24 घंटे के अंदर क्लियर नहीं होता है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पंजाब की अस्मिता और पंजाबियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास अगर किसी ने किया है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और पीड़ा की बात यह है कि महिलाएं अपना काम छोड़कर, ओपीडी छोड़कर, टीचिंग छोड़कर उनको सड़क पर धरना करना पड़ रहा है। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ पंजाब ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ करप्शन ऑफ पंजाब इन पंजाब बाय अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लेड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। डीए क्लियर करिए, 24 घंटे के अंदर डीए क्लियर करिए, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है। अगर नहीं किया तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार है, ना कि पंजाब के सरकारी कर्मचारी की बात को सुनना। राहुल गांधी छात्रों की गूंज पंजाब में करने वाले हैं, इसको लेकर क्या क्या कहेंगे? देखिए, एक मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था इंटरनेट, तो मुझे एक युवाओं ने बताया कि देश का युवा राहुल गांधी के झूठ से इतना ज्यादा त्रस्त हो चुका है। यू नो, द यूथ ऑफ द कंट्री सो इरिटेटेड एंड एंग्री विद द सीरीज ऑफ लाइज दैट राहुल गांधी स्प्रेडिंग, कि आज देश के युवा ने, द यूथ ऑफ द कंट्री ने झूठ की गूंज को लॉन्च कर दिया है कि राहुल गांधी ने जितने झूठ बोले उसके पैरेलल के अंदर, ये मैंने इंटरनेट से देखा, किसी युवा ने मुझे भेजा कि राहुल गांधी की झूठ की गूंज जो है देश के युवा ने लॉन्च कर दी। तो राहुल पीआर स्टंट करे, देश का युवा झूठ की गूंज कर रहा है, जहां पे राहुल गांधी ने जो 40 की 40 बातें बोली पिछले 4 कार्यक्रमों में, वो सब मैं पढ़ रहा था, युवा बता रहे थे 40 की 40 या तो झूठ या मिसलीडिंग साबित हुई। इससे ये स्पष्ट होता है कि देश का रियल युवा है, वो देश का युवा जो जमीन पे है, जो भारत का युवा है, जो कांग्रेस के पीआर स्टंट वाला नहीं, जो भारत का युवा है, वो झूठ की गूंज की बात कर रहा है। कांग्रेस और उसका पीआर आर्किटेक्चर छात्रों की गूंज का पीआर स्टंट कर रहा है। देश का छात्र झूठ की गूंज की बात कर रहा है, देश का युवा झूठ की गूंज की बात कर रहा है, और राहुल गांधी के अचीवमेंट में वो कह रहा है कि बिग जीरो हॉलो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
पंजाब की आप सरकार पर इस समय बीजेपी हमलावर है। प्रदीप भंडारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और यहां उन्होंने बताया कि 3 लाख सरकारी कर्मचारी हैं पंजाब के, जिनको आपकी सरकार, राज्य सरकार ने, पंजाब की सरकार ने वायदा किया था कि 18% डीए देंगे, वो अभी तक नहीं दिया गया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम बीजेपी ने कहा है कि आप उनके डीए को क्लियर कर दिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप भ्रष्टाचार का साथ दे रहे हैं या उसका साथ नहीं दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि आपके खुद सांसद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और आप, जब अरविंद केजरीवाल का काफिला निकलता है तो करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन जब इन सरकारी कर्मचारियों के हक की बात होती है तो इनके हक को कहीं ना कहीं छीना जा रहा है। कई महिला कर्मचारी हैं जो अपना काम छोड़कर वहां धरने पर बैठी हैं और अपने हक की मांग कर रही हैं। ऐसे में भगवंत मान की सरकार पर यहां बीजेपी हमलावर है कि भगवंत मान की सरकार ने न मान रखा न सम्मान रखा पंजाब का, और अगर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि वो पंजाब की जनता के साथ है तो जो 18% डीए का वायदा किया था वो दे दे। चलिए मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की मुख्य सुर्खियों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों और युवाओं के साथ किया संवाद। कहा, देश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध। नेपाल त्रासदी में मृतकों की संख्या बढ़कर 165 हुई। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि करीब 300 भारतीयों समेत सैकड़ों लोग लापता। भारत समेत दुनिया के कई देशों ने नेपाल की ओर बढ़ाए मदद के हाथ। भारत ने भेजी 47.5 टन राहत सामग्री और दवाएं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ तैयार। पंजाब में आज सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से प्रदेश व्यापी महाहड़ताल। सड़क पर उतरे 3 लाख कर्मचारी, 4 लाख पेंशनर्स और अन्य कर्मचारियों का भी समर्थन। सरकार ने कहा, प्याज की पर्याप्त उपलब्धता। एनसीसीएफ, नफेड, केंद्रीय भंडार और अन्य खुदरा दुकानों के माध्यम से 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा प्याज। और कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया के जीत का इंतजार हुआ लंबा। सोनल दिनूशा ने जड़ा अर्धशतक, भारत को विकेट की तलाश। चलिए मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं और एक एक खबर को विस्तार के साथ जानते हैं। सबसे पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए युवा खिलाड़ियों से संवाद की। माय भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद, खेल की बात। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में खिलाड़ी, ओलंपियन, मेडलिस्ट सहित 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। 2 दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को याद करने का भी अवसर होता है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जो खेलेगा वही खिलेगा। इसके साथ उन्होंने भारत का स्पोर्ट्स विजन मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और युवा शक्ति को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने ओलंपिक में होने वाले खेलों में भारत की भागीदारी को बढ़ाने पर भी बल दिया। इस बार लाल किले से मैंने खेलों से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ भी देश का ध्यान दिलाया है। ये चुनौती ओलंपिक्स से जुड़ी है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि ओलंपिक्स में जितने अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं, भारत की टीमें उसमें से आधे स्पोर्ट्स में हिस्सा ही नहीं लेती। यानी मेडल टैली के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए तो
हम compete ही नहीं करते और दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। 2012 के ओलंपिक्स में उस समय भारत ने सिर्फ 2012 में सिर्फ 13 खेलों में हिस्सा लिया था। 20 से ज्यादा खेलों में तो भारत की भागीदारी ही नहीं थी और इन 20 से ज्यादा खेलों में कई सारे खेल ऐसे हैं जिनका नाम तक देश में लोगों ने शायद ही सुना हो। दुनिया के दूसरे देश उन खेलों में मेडल जीतते हैं और हम उनमें हिस्सा ही नहीं लेते। हमें मेडल टैली बढ़ाने के लिए इन खेलों में भी महारत हासिल करनी ही होगी। खेलो इंडिया डायलॉग के जरिए प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि खेलो इंडिया संवाद स्पोर्ट्स को लेकर सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन खेल की बात करने का कार्यक्रम महज नहीं है, बल्कि विचारों और आकांक्षाओं को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। और अब खबर नेपाल में जल प्रलय की। न बारिश की कोई चेतावनी, न संभलने का कोई मौका, और फिर पहाड़ों से ऐसा मौत का सैलाब उतरा कि देखते ही देखते बस्तियां, पुल, सड़कें और सैकड़ों जिंदगियां उसकी चपेट में आ गई। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया है कि अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं इस कुदरत के कहर को, जब सैकड़ों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इसे हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे भयावह प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जा रहा है। तबाही की शुरुआत नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा गढ़ी के टिमुरे इलाके से होती है। शुरुआती आकलन के मुताबिक लहेंदे नदी के ऊपरी हिस्से में हिमस्खलन और चट्टाने खिसकने से नदी का बहाव रुक गया। इसके बाद जमा पानी, मलबा और चट्टाने लेकर अचानक नीचे की ओर टूट पड़ा। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इलाके में बारिश तक नहीं हुई थी, इसलिए लोगों को इस विनाशकारी सैलाब का कोई अंदाजा ही नहीं था। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि सीमा शुल्क चौकी पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक बह गए। कई पुल धराशाही हो गए, सड़कें टूट गई, कई बस्तियां पानी और मलबे में समा गई और कई इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह हो गई। इस आपदा के बीच भारत की चिंता भी बढ़ गई है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक फ्लैश फ्लड में 300 से ज्यादा भारतीय इस समय लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में नेपाल में फंसे भारतीयों की तलाश और उनकी सुरक्षित वापसी भी बड़ी चुनौती बन गई है। बहरहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।
अधिकारियों के मुताबिक नदी के ऊपरी हिस्से में बनी झील का पानी अभी पूरी तरह बाहर नहीं निकला है, इसलिए भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में अब भी खतरा बना हुआ है। लोगों को नदियों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी गई है। साथ ही राहत बचाव अभियान अभी जारी है, लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ लापता लोगों की तलाश और मौत के बढ़ते आंकड़े ने पूरे नेपाल को चिंता में डाल दिया है। नेपाल में कुदरत के कहर के बीच राहत और बचाव का ऑपरेशन अब और तेज हो गया है। भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए नेपाली सेना और प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बताया कि सुबह 6:30 से ही प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों की उड़ान शुरू कर दी गई थी और अब तक 15 से ज्यादा उड़ानें हो चुकी है। अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों को भी तैयार रखा गया है। नेपाली सेना के बचाव अभियान में रसुवा के टिमोरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इसी अभियान के दौरान एक सुरंग में फंसे 7 नेपाली नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। प्रभावित इलाकों में अब राहत के साथ जरूरी बुनियादी सुविधाएं बहाल करने पर जोर है। जनरेटर, पोर्टेबल मोबाइल टावर, चिकित्सा सामग्री और टेंट पहुंचाए जा रहे हैं। लोहे और पत्थर काटने वाली मशीनों को भी प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। तिब्बत में ग्लेशियर टूटा और देखते ही देखते, आप देखिए तस्वीरों के जरिए, खौफनाक तस्वीरें कहीं ना कहीं, देखते ही देखते मलबे और कीचड़ का ऐसा सैलाब आया कि सैकड़ों लोग चंद सेकंड में ही लापता हो गए। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक ग्लेशियर ढहने के बाद आए मलबे और कीचड़ के सैलाब से 558 लोगों के लापता होने की खबर है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। तिब्बत और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। सैलाब की चपेट में आई कई बस्तियां, जबकि कई इलाकों में सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया है। तबाही की तस्वीरें ड्रोन कैमरे में भी कैद हुई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां भारत लगातार मदद पहुंचा रहा है और साथ ही साथ तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तबाही आई और चंद सेकंड में ही नेपाल के कई गांव, कई जिले जलमग्न हो गए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन से जुड़ी हुई ये तस्वीरें, ड्रोन के जरिए ये पता चल रहा है कि ये कितना भयावह ये मंजर था, कितना खौफनाक था, जहां चंद सेकंड में ही नेपाल में कई इलाके जलमग्न हो गए और ये मदद पहुंचाई जा रही है। नेपाल को हर संभव मदद यहां से पहुंचाई जा रही है। नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के साथ भारत जो है उसने 2 खेप यहां पर पहुंचाई है। कल रात को एक खेप गई थी और आज एक खेप गई है और साथ ही साथ इस समय सुरक्षा एजेंसियां कहें और तमाम जो राहत और बचाव कार्य है वो युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने नेपाली समकक्ष बालेन्द्र शाह से भी फोन पर बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिलाया है कि भारत आगे भी लगातार हर संभव मदद पहुंचाएगा। ऐसे में अचानक आई बाढ़ से इस समय नेपाल में हाहाकार है और आपको बता दें कि नेपाल में जिस तरीके से हाहाकार मचा और त्रासदी आई, उसका असर भारत के कई राज्यों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में भारत के कई राज्य इस समय अलर्ट मोड में हैं और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बिहार सरकार ने पड़ोसी देश नेपाल के कई जिलों में अचानक आई बाढ़ के बाद गंडक नदी में जल प्रवाह बढ़ने की आशंका को देखते हुए पूरे तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा है। स्थिति से निपटने के लिए वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज के सभी 36 फाटक खोल दिए गए हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सभी फाटक खोलने से पानी का प्रवाह सुचारू रहेगा और बाढ़ की स्थिति को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। हालांकि बिहार के लिए एक राहत भरी खबर जरूर है। आज सुबह से गंडक का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार सभी विभागों को संभावित आपात स्थिति को देखते हुए आवश्यक सामग्री का भंडारण करने, तटबंधों का नियमित निरीक्षण करने और 24 घंटे निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से गंडक नदी से जुड़े पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित अन्य संवेदनशील जिलों में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों, खासकर बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान संभावित प्रभावों, एहतियाती उपायों, सुरक्षा और राहत बचाव कार्यों को लेकर प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वाल्मीकि नगर पहुंचे और उन्होंने इंडो नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज और उसके विभिन्न फाटकों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लेते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से मौजूदा स्थिति और संभावित प्रभावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नागरिकों की सुरक्षा, राहत और हर संभव सहायता सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां फंसे प्रदेश के नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत और बचाव तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है और नेपाल में मौजूद उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन, राजस्व और राहत विभागों को समन्वय बनाकर स्थिति की निगरानी करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुई जनहानि और नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी प्रभावित लोगों के सुरक्षित रहने की कामना की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर परिस्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तत्काल राहत और बचाव उपाय किए जाएंगे। इसके साथ अब बात एजेंसियों की भी कर लेते हैं। नेपाल में आई अचानक बाढ़ से भारत में सभी एजेंसियां इस समय अलर्ट मोड पर हैं। नेपाल में आई त्रासदी का खतरा बिहार और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है और इस चुनौती से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 9 टीमें बिहार में तैनात की गई है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भी एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। उधर बिहार की बात करें तो बिहार के मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में एनडीआरएफ की 2 टीमें तैनात हुई हैं। नेपाल में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए भी एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रखा गया है। गाजियाबाद में 4 रिजर्व टीम तैयार रखी गई है। गंडक रिवर का जो फ्लो है बेसिकली कुशीनगर यूपी में, वेस्ट चंपारण, फिर डाउनवर्ड्स जब तक गंगा में नहीं मिलती है अफेक्ट होती है, तो वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट थी टीम की डिप्लॉय कर दी है, जिसको एजेंसीज भी मॉनिटर कर रही हैं। इस तरह के डिज़ास्टर होते हैं तो स्टैंड बाय रखते हैं कि कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम डिप्लॉय कर सकें, तो हमने टीम्स रिजर्व और स्टैंड बाय रखा हुआ है। और भारत कैसे मददगार साबित हुआ नेपाल के लिए, आइए अब आपको बताते हैं। जब पड़ोसी पर कुदरत का कहर टूटे तो सरहदें नहीं, इंसानियत सबसे पहले होती है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही के बीच भारत एक बार फिर मदद के लिए आगे आया है। राहत सामग्री से लदे भारतीय वायुसेना के विमान नेपाल पहुंच रहे हैं और संकट में फंसे लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। भारत की ओर से नेपाल के लिए मानवीय सहायता का सिलसिला लगातार जारी है। पहली खेप की बात करें तो करीब 10 टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें जरूरी दवाइयां और खाद्य पैकेट भेजे गए हैं, जिनमें प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय सामग्री, कंबल, हाइजीन किट, सोलर लैंप और जरूरी दवाइयां शामिल हैं। अब भारत ने राहत अभियान को और बढ़ा दिया है, जिसके तहत दूसरी खेप में 37.5 टन HADR यानी कि मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां, खाद्य पैकेट नेपाल भेजे गए हैं। भारत लगातार नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में है ताकि जरूरत के मुताबिक राहत और बचाव अभियान को तेजी से मदद दी जा सके। संदेश यहाँ साफ है कि नेपाल की इस समय मुश्किल की घड़ी में है और भारत उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। भारत और नेपाल के बीच मानवीय सहयोग की ये तस्वीर नई नहीं है। बात करते हैं अगर 2015 की, तो विनाशकारी भूकंप के दौरान भारत ने ऑपरेशन मैत्री के जरिए बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाया था। इसके अलावा बाढ़, भूस्खलन और कोरोना महामारी के दौरान भी भारत ने नेपाल को सहायता पहुंचाई है। इस बार भी भारत ने ये साफ कर दिया है कि संकट की इस घड़ी में नेपाल अकेला नहीं है। मुसीबत ये नेपाल की है, लेकिन मदद के लिए भारत पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़ा है। और इस समय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश जुड़ रहे हैं पटना से, रामेंद्र जुड़ रहे हैं गोरखपुर से, वहीं विशाल बैरिस्टो नई दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आइए सबसे पहले मधुरेश का रुख करते हैं। मधुरेश, नेपाल में आई त्रासदी की वजह से इस समय 2 राज्य जो है इस समय अलर्ट मोड पे हैं, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। बिहार की बात करते हैं तो कौन कौन से जिलों को इस समय अलर्ट मोड पे रखा गया है? गंडक नदी का जलस्तर जरूर कम है, लेकिन खतरा लग रहा है अभी भी टला नहीं है।
हाँ बिल्कुल भावना, आप सही कह रही हैं। जो खतरा है वो बिल्कुल भी टला नहीं है। अगर आप जो वाटर फ्लो का रेशियो है उसको एक बार ध्यान से देखें तो ये चीज समझ में आ रही है। सुबह 7 बजे से पहले जो वाटर डिस्चार्ज गंडक बैराज से हो रहा था वो 88,000 क्यूसेक था, जबकि जी। 7 बजते बजते वो 90,000 के आसपास पहुंच गया और 10 बजे 1,04,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज जो था वो हो रहा था। जबकि अभी जो है वो 1,10,000 के आसपास क्यूसेक वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो वाटर लेवल था वो कम हुआ, उसके बाद से फिर से बढ़ रहा है। पिछले अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो वाटर डिस्चार्ज हुआ वो रात को 11 बजे से लेकर के 12:30-1 बजे तक हुआ, जो कि 1,65,000 अधिकतम था। लेकिन जिस हिसाब से गंडक बैराज को बनाया गया है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 3 लाख 3.5 लाख क्यूसेक जो वाटर है अगर वो भी डिस्चार्ज होता है तो बैराज पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता है। वो बहुत आसानी से उससे पास कर सकता है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो नीचे के जो इलाके हैं जो जहां से नदी बह रही है उनके आसपास के गांव में देखने को मिलता है। और मधुरेश, जो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कैसे नदियों से सटे जी। जो इलाके हैं उसको किस तरीके से में अलर्ट रखा गया है। इसके साथ जो बिहार की सरकार है वो इस समय क्या पर्याप्त उपाय करती हुई नजर आ रही है। यहाँ हमें ब्रेक के लिए रुकना है। मधुरेश, रामेंद्र और विशाल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम ये सारी जानकारी आपसे हासिल करेंगे। यहाँ ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। सोना उठना यूपीआई यूपीआई, खाना पीना यूपीआई यूपीआई, हंसना गाना यूपीआई यूपीआई, रूठना मनाना यूपीआई यूपीआई। बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही पड़े पड़े इंडिया कर लेता यूपीआई 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 के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और ब्रेक से जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि नेपाल में आई त्रासदी से भारत के भी कई राज्यों पे इस समय खतरा मंडरा रहा है, खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में। और हमारे साथ संवाददाता लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही रामेंद्र और विशाल बैरिस्टो भी जुड़े हुए हैं। मधुरेश, जिस तरीके से हम ब्रेक से जाने से पहले बात कर रहे थे कि बिहार सरकार ने कई पर्याप्त उपाय किए हैं, कई तैयारियां की हैं, उसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, अभी से थोड़ी देर पहले सीएम सम्राट चौधरी जो गंडक बैराज है वहां पे पहुंचे थे और उन्होंने उस पूरे इलाके का निरीक्षण किया, जो जरूरी दिशा निर्देश थे वो भी जारी किए। इसके अलावा कल शाम से क्या उसके पहले से ही जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा लगातार माइकिंग करके जो निचले इलाके में बसे हुए लोग हैं उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही कम्युनिटी किचन रन किया जा रहा है और मेडिकल फैसिलिटीज भी जो सामुदायिक भवन बनाए गए हैं, जो उनके रहने के लिए ऊंची जगहों पर जगह बनाया गया वहां पे रन किया जाए, ताकि किसी तरह की कोई परेशानी जिन लोगों को वहां शिफ्ट किया जा रहा है उनको ना हो। इसके अलावा जो एक पटना में एक कमांड सेंटर बनाया गया है, एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता जो है वो डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों ही कर रहे हैं और ओवरऑल जो मॉनिटरिंग है वो खुद सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लगातार जो तटबंध है उनकी पेट्रोलिंग की जा रही है, उनकी निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही जल संसाधन विभाग के जो इंजीनियर हैं वो भी पेट्रोलिंग में शामिल किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। हालांकि राहत भरी बात अभी ये है कि जो गंडक से पानी का डिस्चार्ज हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है कि खतरे के लेवल पर फाटक भी उसको खोल दिए आंका गए जाए। हैं ताकि पानी का जो प्रेशर है, पानी का जो दबाव है वो फाटकों पे ना पड़े। और खासकर गंडक नदी से जो ये फाटक भी बने हुए हैं वो काफी मजबूत कहे जा रहे हैं। मधुरेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रामेंद्र भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। रामेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात करें, हमने कल देखा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार अलर्ट मोड पर है। कई बड़े अधिकारियों से पहले ही आपात बैठक हो चुकी है। ऐसे में अगर यहाँ बात करें उत्तर प्रदेश की, कौन कौन से जिले इस समय खतरे के निशान पर है और वहां किस तरीके की तैयारियां हो रखी है?
देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने जो 2 जिले हैं कुशीनगर और महाराजगंज जिनमें ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है, अभी तो गंडक और नारायणी दोनों नदियों का जो जल स्तर है वो नीचे है, खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन कब बढ़ेगा इसकी संभावना को देखते हुए जो जिला प्रशासन के लोग हैं, डीएम एसपी मौके पर गांव पे जा रहे हैं और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप ऊंचे स्थानों पर चले जाइए, जो सेंटर बनाए जा रहे हैं वहां चले जाइए और कीमती सामान आप निकाल लीजिए कि हो सकता है कि ये गाँव पानी की बाढ़ की चपेट में आ जाए। महाराजगंज के कई हिस्से ऐसे हैं जो काफ़ी लो लेवल पर बसे हुए हैं, उन लोगों को तो स्पष्ट कहा जा रहा कि आप हर हालत में निकल करके बाहर जाइए और ऊंचे स्थानों पर रहिए या हमारे जो सेंटर्स हैं उनमें जाइए और जरूरी सामान निकाल लीजिए। प्रशासन अलर्ट है, पुलिस फोर्स अलर्ट है, एनडीआरएफ की एक टीम कुशीनगर में रखी गई। पहला खतरा कुशीनगर में होने की संभावना है, जो खड्डा वाला क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पानी भरने की संभावना है। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरी तैयारी है। प्रयास ये है कि कम से कम जनहानि और जो धनहानि है वो हो पाए, उसके लिए प्रशासन ने तैयारी कर रखी। भावना बिल्कुल रामेंद्र, उम्मीद की जा रही है कि मुश्किल की घड़ी ना आए, लेकिन अगर ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ दोनों राज्यों की सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर है और साथ ही तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ समन्वय बिठाकर कोशिश की जा रही है कि इस मुश्किल की घड़ी से निपटा जा सके। विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि इस संकट की घड़ी में जब जब नेपाल आया है, भारत उसके साथ लगातार खड़ा रहा है और हम जिस तरीके से पड़ोसी देश नेपाल के साथ इस समय भी मददगार साबित हुए हैं, 2 खेप पहले ही जा चुकी हैं, क्या आगे भी इसी तरीके से भारत लगातार मदद पहुंचाता रहेगा नेपाल को इस विकट स्थिति में? देखिए भावना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमेशा ये कहा है नेबरहुड फर्स्ट। ये सिर्फ नेपाल की बात नहीं है, श्रीलंका पे भी हमने देखा था किस तरह से इंडियन आर्मी ने वहाँ जाकर पूरा रेस्टोरेशन का काम किया था और रिकंस्ट्रक्शन का काम किया था, रिहैबिलिटेशन का काम किया था। नेपाल की जहाँ तक बात है तो आज ही हमारा जो ग्लोब मास्टर है C-17 वो 37.5 टन राहत सामग्री लेकर रवाना हुआ है और कल शाम को हरक्यूलिस C-130J जहाज़ के ज़रिए 10 टन राहत सामग्री पहले ही भेजी जा चुकी है। और ये प्रधानमंत्री ने अपने बालेंद्र शाह से बात की है और उनको ये भी भरोसा दिलाया है कि भारत हमेशा उनके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि हमने 47.5 टन के राहत सामग्री भेज दिए और अब हम आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ज़रूर वादा किया है और हम उस वादे पे बिल्कुल कायम हैं। तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रिलीफ मेजर्स हैं, वो लगातार जारी रहेंगे। ये ज़रूर है कि हमारे हाईली स्पेशलाइज्ड हेलीकॉप्टर्स जो है वो स्टैंड बाय पे रखे गए हैं और नुवाकोटी और जो इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उस पर लगातार हमारे आर्म्ड फोर्सेस की नज़र बनाए हुए हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स आदेश मिलते ही रवाना होने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही हमारी एनडीआरएफ की टीम को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है, खासतौर से नेपाल के लिए। इसके साथ जिस तरीके से हमने देखा कि भारत पहला देश है जिसने नेपाल को मदद पहुंचाई है और भारत ने सिर्फ जिस तरीके से आपने कहा कि अपने पड़ोसी देश नेपाल जब ऐसी विकट स्थिति आई है तो नेपाल को ही नहीं है, बाकी सारे देशों को भी किस तरीके से भारत जो है मदद पहुंचाता रहा, यहाँ से एक बड़ा संदेश भी जाता हुआ नजर आता है। विशाल बिल्कुल भावना, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो श्रीलंका हो, अभी नेपाल है। इसके अलावा ना सिर्फ हम नेबरहुड की बात करते हैं, हम नेबरहुड फर्स्ट तो बोलते ही हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि भारतीय फ़ौजें तुर्की तक जाके हमने उनकी मदद की है जब वहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तो भारत हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे तैयार रहता है किसी भी देश को सहायता पहुँचाने के लिए। और जब अगर बात पड़ोस की हो तो नेबरहुड फर्स्ट की हमारी पॉलिसी है। इसलिए जो हमारा ये रिलीफ ऑपरेशन है ये अभी जारी है, इसको कॉल ऑफ नहीं किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बालेंद्र शाह से बात की थी, बालेंद्र शाह से, तो उनको ये प्रॉमिस किया था कि आप जब भी जो भी किसी भी तरह की सहायता आप जब भी बोलेंगे भारत उसको मुहैया कराने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। अभी तो हम रिलीफ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, डिज़ास्टर रिलीफ की बात कर रहे हैं, लेकिन असल बात आएगी जब ये पूरा सेटल डाउन हो जाएगा और रिकंस्ट्रक्शन की जब बात आएगी कि वहाँ पर कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, कैसे वहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वहाँ पर और ख़ास तौर से जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर सड़कें टूट गई हैं, पुल टूट गए हैं। ऐसे में फिर इंडियन आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है और फिर भारतीय फ़ौज भी वहाँ पर जा सकती है। अभी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन भारत ने हमेशा से इस बात का ध्यान रखा है कि नेबरहुड के अंदर किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए हो तो भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पे अपनी फ़ौजों को लेकर तैयार है।
इसके साथ विशाल, मैं ये जानकारी भी आपसे हासिल करना चाहूँगी कि 2 खेप जा चुके हैं। इस खेप में कौन कौन सी आवश्यक चीज़ें जो हैं वो वहाँ पहुँची हैं, और इसके साथ अगर भारत आगे मदद करेगा तो नेपाल को किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है जिसके लिए भारत एक मददगार दोस्त के तौर पर काम आ सकता है? देखिए भावना, सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो हमने सोलर लैंप्स भेजे हैं। फिर दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ब्लैंकेट्स की ज़रूरत है, और खाने पीने का सामान है वो उसकी भी ज़रूरत है। लेकिन अभी जो इमीडिएट मदद की ज़रूरत है वो ये है कि मेडिकल एड वहाँ पर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भी काफ़ी लोग अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं जिनका अभी वो लोग लापता हैं, तो उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। फ़िलहाल जो 2 फ्लाइट्स हमारी गई हैं इंडियन एयरफोर्स की, उसमें 47.5 टन की राहत सामग्री भेजी गई है, और भी आगे डिपेंड करता है कि नेपाल को किस तरह की मदद की ज़रूरत है। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, लेकिन हमें जब तक नेपाल कहेगा नहीं कि हमें उनको किस तरह की ज़रूरत है, तो हम उस हिसाब से अपना प्लान करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स हमेशा से तैयार रहते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की ज़रूरत हो, तो अभी तो इमीडिएटली तो उनको रिलीफ मेजर्स के तौर पे उनको राहत सामग्री भेजी जा रही है। उसके बाद जब रिहैबिलिटेशन का वक्त आएगा वो एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब सब कुछ टूट जाता है, पुल टूट जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, तो उनको कैसे रिकंस्ट्रक्ट करना, शेल्टर होम्स कैसे बनाना, लोगों को कैसे रेस्क्यू करना, तो उसमें अभी एक लंबा चौड़ा मेजर लेना पड़ेगा, और उसके लिए बाकायदा हमारी फौजों को स्टैंड बाय पे रखा गया है। बिल्कुल। रामेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। रामेंद्र, यहाँ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जिले इस समय खतरे के निशान पर हैं, लेकिन फिलहाल ये है कि गंडक नदी का जलस्तर नीचे है तो खतरा अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि खतरा टला नहीं है इसलिए सरकार अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो नदियां हैं, नदियों से सटे हुए जो इलाके हैं, जो गांव हैं, क्या वहां से भी लोगों को निकाल के दूसरे स्थानों पर शिफ्ट किया गया है? बिल्कुल, जिला प्रशासन पूरी तरह लगा हुआ है। डीएम एसपी खुद गांव पे जा रहे हैं। देखिए, जो निचले इलाके में बसे हुए एरिया हैं उन गांव में स्पष्ट कहा जा रहा है कि आप ऊंचे एरिया में जाइए। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की और चुनौती है कि उत्तर प्रदेश और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध, हमारे बहुत सारे लोग नेपाल में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार हैं, बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए गए हैं, तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट की चिंता है कि उनको भी नुकसान न पहुँचे और उनको भी किसी तरीके से निकाल करके उत्तर प्रदेश लाया जाए। तो 2 चिंताएँ उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। एक तो जो नदियों की बाढ़ से आने वाला जो पानी है उससे कैसे लोगों को सुरक्षित किया जाए, उनको ऊंचे स्थानों पर रखा जाए और उनके टेंट हाउस की व्यवस्था की जाए। क्योंकि बारिश का समय है तो ऐसे में टेंट हाउस और बाकी व्यवस्थाएं उनको दी जा रही हैं। तो दोनों चिंताओं में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है और खुद मुख्यमंत्री इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई इस तरीके की परिस्थितियां ना आए कि जनहानि या धनहानि हो। भावना जी, मधुरेश, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि सम्राट चौधरी ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऐसे में आप आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से इस समय बिहार के जो कई जिले हैं जो इस समय खतरे के निशान पर हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं? देखिए, बिहार के जो 6 जिले हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है, जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, गोपालगंज 6 जिले जो हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। यहाँ पर सीएम ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। जो तटबंध है वहाँ पे नाइट पेट्रोलिंग की जाएगी, और इसके अलावा जो पेट्रोलिंग में जो पुलिस के जवान होंगे वो तो शामिल होंगे। इसके साथ इंजीनियरिंग सेक्शन के भी लोग जो होंगे वो भी शामिल होंगे, जो कि सिंचाई विभाग के इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग होंगे। इसके अलावा जो सेंट्रल कमांड सेंटर बनाया गया है पटना में, वहाँ हर घंटे जिलों से अपडेट किया जा रहा है कि क्या कुछ वहाँ पे गतिविधियां हो रही है, किस तरीके की का वाटर फ्लो है, और जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वो तटबंधों पे दिया जा रहा है, और इसके साथ इवैक्यूएशन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अगर तटबंधों पे किसी तरह की का प्रेशर पड़ता है या वहाँ किसी तरह की समस्या होती है तो तटबंध टूट सकते हैं, और इन केस अगर वो टूटते हैं तो वहां से इवैक्यूएट होने जो वहां के लोग हैं उन पर किसी तरह का प्रभाव न पड़े, जी मधुरेश, इवैक्यूएट करके ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मधुरेश, रामेंद्र आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ और विशाल तमाम जानकारियों के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अगली पंजाब से है और पंजाब में भी सियासी घमासान इस समय मचा हुआ है, क्योंकि पंजाब में आज सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की ओर से प्रदेशव्यापी महाहड़ताल की जा रही है। लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सामूहिक अवकाश का आह्वान किया है। इसके चलते राज्य की बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में नियमित कामकाज प्रभावित होगा। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक करीब 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जबकि करीब 4 लाख से ज्यादा पेंशनर्स
और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आज सभी जिलों में डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग, सेवा केंद्र, नगर निगम, पीएसपीसीएल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल एवं स्वच्छता, सिंचाई विभाग समेत कई सरकारी कार्यालयों का काम प्रभावित रहने वाला है। कर्मचारियों ने लोगों से भी अपील की है कि वे आज अपने सरकारी काम के लिए कार्यालयों में आने से बचें। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की बात करें तो उसके शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश में शामिल हो रहे हैं। हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ेगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं आज बंद रहेंगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। इस बीच सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जालंधर में कर्मचारियों की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। तो पंजाब में आज महाहड़ताल है और पंजाब में जो कई सरकारी कर्मचारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमसे जो वायदे किए गए थे आप सरकार ने, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए हैं और उनका जो डीए है, जो उनकी ओल्ड पेंशन है, वो नहीं उनको मिली है। और ऐसे में लगातार भगवंत मान की सरकार से यहाँ मांग की जा रही है। इसके साथ आपको बता दें कि भगवंत मान की सरकार पर भाजपा हमलावर है। आपको बताएं कि भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ एक सुपर सीएम भी काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर प्रदेश को लूट रहे हैं। पंजाब के 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अपने सड़कों पर हैं। उन्होंने दावा किया कि कर्मचारी अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पंजाब सरकार ने अब तक उनका लंबित डीए यानी कि महंगाई भत्ता जारी ही नहीं किया है। एक पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे पंजाब के सुपर सीएम हैं और ये दोनों मिलकर पंजाब को लूट रहे हैं। और अब ये बात सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं। आज पंजाब में 3 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, मोर देन 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आज पंजाब में अलग अलग जगह धरना कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि अभी तक उनका डीए पंजाब की भ्रष्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं क्लियर किया। तो यह साफ तौर पर भाजपा का कहना है कि पंजाब में कर्मचारियों का मान और सम्मान दोनों को क्षति पहुंचाई गई है। जालंधर से गुरमीत जुड़ रहे हैं और नई दिल्ली से राजेश राज जुड़ रहे हैं। जालंधर से गुरमीत का रुख करते हैं और गुरमीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय किस तरीके से कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़िग हैं और क्या भगवंत मान की सरकार अब संवाद के लिए उन्होंने रास्ता तो निकाला है, लेकिन क्या आगे ये बढ़ता हुआ और इस पे कोई निवारण निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए भावना, रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा था और भगवंत मान सरकार कुछ नरम होती हुई भी नजर आ रही थी, मगर अब जो है भगवंत मान ने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि हड़ताल और जो बातचीत है वो एक साथ नहीं चल सकते। अब इसके बाद ये चीज साफ हो गई है। एक स्टैंड है कर्मचारियों का, वो कह रहे हैं कि हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। दूसरा स्टैंड है सरकार का कि हम जब तक बातचीत नहीं करेंगे जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी। अब ये पूरा हुआ ऐसे कि पहले सरकार ने कर्मचारियों का ये कहना है कि चंडीगढ़ में पंजाब भवन में मीटिंग के लिए कहा कि मीटिंग होगी पंजाब भवन में, मगर वहां से मीटिंग का जो लोकेशन है वो बदल दिया गया जालंधर में। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ये चाहती थी कि जालंधर में मीटिंग भी दे, मीडिया में खबर भी दे, और उसके बाद ये एम्प्लॉयज जो हैं, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो शायद जालंधर में नहीं पहुंचेंगे। अब जालंधर में सुबह ही तकरीबन 9-10 बजे जो एम्प्लॉयज के, जो कर्मचारियों के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो आकर पहुंच गए और 1 बजे मीटिंग का समय था और 1 बजे मीटिंग के समय से तकरीबन 1 घंटे पहले मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि हड़ताल और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। और इसी के बाद जो है एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति जो है दोनों में बन गई है, सरकार और कर्मचारियों के बीच में। अभी बातचीत को लेकर जो है वो संशय की स्थिति बरकरार है, क्योंकि जैसे इसके साथ गुरमीत, अगर सरकारी कार्यालयों की बात करें तो कितना कामकाज आज ठप वहां दिख रहा है? देखिए भावना, जितने भी प्रशासनिक कार्यालय हैं, वो डीसी का दफ्तर हो, एसडीएम का दफ्तर हो, तहसील का दफ्तर हो या और भी कोई सरकारी जो संस्थान है, वो पूरी तरह से वहां पर कामकाज ठप है। कुर्सियां कर्मचारियों की, अधिकारियों की खाली है। और यहाँ पर देखिए ये जो हड़ताल है, इसमें पीसीएस अधिकारियों की जो एसोसिएशन है उसके द्वारा भी इसे समर्थन दिया जा रहा है। यानी कि जो स्टेट में एसडीएम लेवल पर जो काम कर रहे हैं, जो तहसीलदार के तौर पर काम कर रहे हैं, एडीसी के तौर पर काम कर रहे हैं, वो भी इस हड़ताल को
समर्थन दे रहे हैं और 4-5 जो मुख्य मांगे हैं उन्हीं को लेकर ये कर्मचारी लगातार सड़कों पर है। और इनका ये कहना है कि हाईकोर्ट में ये मैटर पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में पहले सिंगल बेंच ने आदेश दिया, सिंगल बेंच के आदेश को 23 जून तक जो है कंप्लाइंस करनी थी पंजाब सरकार को। वो आदेश को धता बताते हुए पंजाब सरकार अपने बिल्कुल, अब पंजाब में विधानसभा चुनाव है, अगले ही साल देखना होगा कि इन कर्मचारियों को, ये वो जनता जनार्दन है जिन्होंने इनको वोट दिया था, इन्हीं वायदों पर अब देखना होगा कि जनता जनार्दन आगे क्या करती है। गुरमीत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। राजेश राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजेश, यहाँ सियासत भी इस पूरे मामले को लेकर गर्म हो गई है। बीजेपी लगातार हमलावर है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से आपकी सरकार थी और आपदा हो गई, वहीं पंजाब में भी इसी तरीके की आपदा आ गई है। फिर चाहे सरकारी स्कूलों की बात हो, जहां पंजाब के स्कूलों का भी हाशिया हमने देखा। अब कर्मचारियों का जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो उनकी जुबानी है, जिसमें 18% डीए की बात की गई थी, पेंशन की बात की गई थी, भाजपा ने यहाँ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर अरविंद केजरीवाल को पंजाब का सुपर सीएम बताया और उन्होंने कहा कि सुपर सीएम के लिए 40 गाड़ियों का कारकेट पंजाब सरकार ने मुहैया करा रखा है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि उन 40 गाड़ियों के कारकेट को लेकर सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल पर कितने रुपए रोज खर्च होते होंगे पंजाब सरकार के। इसको लेकर प्रदीप भंडारी ने हमला किया और कहा कि उन्हें डीए, जो धरना पर बैठे हुए सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें तुरंत डीए की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। तो बीजेपी ने निश्चित तौर पर अपील की है पंजाब सरकार से कि आप डीए की व्यवस्था करें। और प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि 35% से ज़्यादा महिलाएं जो है वो धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं, घर का कामकाज छोड़कर, सरकारी कामकाज छोड़कर, और वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और राज्य के जो 3 लाख कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन पर उतारू हैं। तो कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार का जो लैप्सेस है उसको उजागर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है और बीजेपी ने पंजाब सरकार पर आक्रमण किया है कि पंजाब जो है वो भ्रष्टाचार में पंजाब की सरकार आकंठ लिप्त है और शायद यही वजह है कि वो अपने सरकारी कर्मचारियों को डीए मुहैया नहीं करा पा रही है। और इसको लेकर बीजेपी ने पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जहां हमला बोला, वहीं सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोलते हुए स्पष्ट तौर पर यह आरोप लगाया है कि 40 गाड़ियों का कारकेट लेकर आखिर अरविंद केजरीवाल कैसे सफर करते हैं, उनके ऊपर पंजाब सरकार दोनों राज्यों में जिस तरीके से आपकी सरकार रही और आपदा करके बीजेपी ने कहा कि आपदा अब पंजाब में भी आ गई है और यह आपदा कर्मचारियों पर आई है, जिसके लिए बीजेपी उनके साथ खड़ी हुई है। राजेश और गुरमीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ हमारे संवाददाता गुरमीत हम तक बता रहे थे कि जो 1 घंटे पहले संवाद होना था, दोनों के बीच एक प्रतिनिधिमंडल था और सरकार के बीच जो संवाद स्थापित होना था, उसको लेकर एक ट्वीट आ चुका है भगवंत मान का, जिसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि हड़ताल और संवाद एक साथ नहीं चल सकता। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखना होगा कि अब भगवंत मान की सरकार का अगला कदम यहाँ क्या होता है। राजेश और गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है, ये कहना है भाजपा का, और भाजपा ने आरोप लगाया कि पंजाब में मुख्यमंत्री के साथ एक सुपर सीएम, यहाँ सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल को यहाँ कहती हुई भाजपा नजर आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्याज की उपलब्धता की। सरकार ने आगामी महीनों में पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 360 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा है। मंत्रालय ने आगे कहा है कि उत्पादन के अनुकूल संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को मोबाइल वैन और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ या फिर NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
या नफेड के खुदरा आउटलेट के साथ साथ सफल और केंद्रीय भंडार के आउटलेट के माध्यम से भी 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहुंचने की उम्मीद है। ये जो कांदा एक्सप्रेस है वो 5 शहरों तक पहुंच रही है, उसमें से दिल्ली एक है जिसमें 800 मीट्रिक टन जो प्याज है वो ये कांदा एक्सप्रेस लेकर आ रही है। साथ ही देश भर के अन्य प्रमुख खपत केंद्रों तक सड़क परिवहन के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है। और आइए अब खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कोलंबो टेस्ट का आज अंतिम दिन है। आज श्रीलंका की टीम ने 6 विकेट पर 229 रन के आगे खेलना शुरू किया है। ताजा जानकारी मिलने तक फॉलो ऑन खेलते हुए श्रीलंका ने 7 विकेट के नुकसान पर 352 रन बना लिए हैं। श्रीलंका की ओर से एक बार फिर सोनल दिनुशा ने शानदार पारी खेली। सोनल और नुवंथा के बीच 7वें विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी देखने को मिली। सोनल ने अर्धशतक लगाए, वहीं नुवंथा को लंच से ठीक बाद मानव सुथार ने 46 रन पर आउट कर दिया। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।